हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले अबाउट द पेपर। पेपर में ऐसी कुछ जानकारियां हैं जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता, तो हम सबसे पहले उसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लें। सबसे पहले ये पेपर है प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर ना, जैसे आपका पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 है फाउंडेशन में अकाउंट्स का, पेपर 2 है लॉ का। दोनों पेपर सब्जेक्टिव है, बट ये पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, ये पेपर आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इस पेपर में कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अकाउंट्स में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है, लॉ में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है। इस पेपर में कोई रीडिंग टाइम आपको नहीं मिलने वाला। जैसी पेपर आपके हाथ में आया, आपका समय शुरू। पूरे 2 घंटे का पेपर है तो वहीं से टाइम शुरू हो जाएगा आपका 2 घंटे। इस बात का खास हमें ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं तो उनको ध्यान में रखना है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क की, मतलब 1/4। एक क्वेश्चन सही करने का 1 नंबर है और गलत करने का 1/4, मतलब 0.25 मार्क आपका कटेगा। पेनल्टी मिलेगी हमें उस चीज की। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज हमें ध्यान जो देनी है वो मैक्सिमम मार्क्स। ये सभी को पता ही होता है ऑलमोस्ट कि पेपर के मार्क्स जो हैं वो 100 है। नेक्स्ट जो अगली चीज हमें ध्यान में देनी है, टाइम ड्यूरेशन। ये भी सभी को पता ही होता है कि 2 घंटे का हमारा ये पेपर है। और जो हमें अगली बात देखनी है, मोड, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पेपर का जो मोड है वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब पेन एंड पेपर बेस्ड है। ये ऑफलाइन पेपर होगा, कोई कंप्यूटर पे नहीं पेपर होने वाला आपका। ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन पेपर होगा। ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर आपको फिल करनी पड़ेगी, फिर वो आपका वहां से डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, अब अगला सवाल आता है ओएमआर भरनी कैसे है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओएमआर जो आपको भरनी है, एचबी पेंसिल आपको रिकमेंड की जाती है कि एचबी पेंसिल आप लेके जाइए। एचबी पेंसिल या ब्लैक पेन आपकी मर्जी है, बट एचबी पेंसिल आपको रिकमेंडेड है कि एचबी पेंसिल आप ले जाएं, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए आप उसको सही वहां पे कर पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट अब मैं आपको देने वाला हूं टिप नंबर 1। टिप नंबर 1, जैसे कि पता है हमें पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहली टिप आपके लिए ये है कि हमें सारे क्वेश्चंस को और उनके ऑप्शंस को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। चाहे आपका आंसर आ ही क्यों ना गया, फिर भी चारों ऑप्शंस को पढ़ो। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। सपोज आपका किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया 16, आपको ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 16 है, दूसरा ऑप्शन 2 की पावर 4 है, तीसरा ऑप्शन आपका जो है लेट्स से 4 का स्क्वायर है, लास्ट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज है। अब आपका आंसर आया 16। जल्दबाजी में बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन है देखेगा 16 है और उसी को टिक करके आगे निकल जाएगा। वो ध्यान नहीं देगा बी सी डी ऑप्शंस की। और जब देखा गया बी ऑप्शन 2 की पावर 4 भी 16 होता है, ऑप्शन सी 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। और बच्चे ने क्या मार्क किया होगा, ए, और हो गया गलत। ऑब्जेक्टिव पेपर की ना थोड़ी सी लिमिटेशन यही है, जिस बच्चे ने वहां पे डी कर रखा हुआ उसको तो 1 मार्क मिल जाएगा, जिसने ए बी या सी में से कर रखा हुआ उसको -0.25 हो जाएगा। सब कुछ सही करने के बावजूद आप गलत हो गए। सही है, इसलिए थोड़ा सा अगर पेपर में क्वेश्चन हो भी गया, आंसर आ भी गया, फिर भी ऑप्शंस को दोबारा पढ़ लो। खासकर बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ऐसे सवालों में पेपर में 5 से 6 सवाल जरूर आने ऐसे। पेपर में 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पक्के मिलेंगे, जिनमें बोथ ए एंड बी है, ऑल ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। अगर उनके आंसर आ भी गए फिर भी हमें उनको जरूर पढ़ना है। क्लियर? हो सकता है कि कुछ इन्होंने गड़बड़ ना कर रखी हो, ये जानबूझ के टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं ऐसी चीजें। ऑब्जेक्टिव पेपर है, थोड़ा सा लापरवाही हमें यहाँ पे नहीं बरतनी, बिल्कुल सावधानी से काम करना। ठीक है जी, ये थी मेरी टिप नंबर 1 आप लोगों के लिए। अब टिप नंबर 2 पे आ जाइए। टिप नंबर 2 होता है कि लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ें। लास्ट मोमेंट पे आपको मेनली एम्फेसाइज करना है पास पेपर पे। ये आईसीआई वाले आपकी वेबसाइट पे नहीं डालते, बट मेमोरी बेस्ड पेपर आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि 90% हम कह सकते हैं रिलायबल हैं। 90% वो सोर्स जो है वो रिलायबल होता है। और एमटीपीज जो ये आईसीआई वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, लास्ट मोमेंट पे हमें वही प्रैक्टिस करने हैं ज्यादा से ज्यादा। उसका बेनिफिट ये रहता है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, मैं श्योर नहीं कह रहा, मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर रहा हूं, कि हाई प्रोबेबिलिटी है
कि जो आपने वो पास पेपर में से, मेमोरी बेस्ड पेपर में से पढ़ा है, वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो हाई चांसेस होते हैं। देखो ये सारा गेम चांसेस का है, तो जो आप पढ़ लोगे जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं वो चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करो, ठीक है जी। पास पेपर प्लस एमटीपी, खास ध्यान देना इन टाइम पे आपने, रेपिटेशन की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है इस वजह से। टिप नंबर थ्री जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि आपको सीरियल वाइज नहीं अपना सिलेबस कवर करना, आपको अपना सिलेबस प्रायोरिटी देके कवर करना है। प्रायोरिटी देनी है वेटेज और कंटेंट के बेसिस पे, ठीक है, रादर देन सीरियल नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल है बिजनेस मैथमेटिक्स का। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये बिजनेस मैथमेटिक्स को ना मैंने डिवाइड करा है दो पार्ट्स में। पहले पार्ट में 3 चैप्टर हैं, आपको दिख रहा होगा सामने। चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड डाइसिस, लॉगरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ये 3 चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर की वेटेज की बात कर रहा हूं मैं, वेटेज 23 से 25 नंबर है, वेटेज 23 से 25 और सिर्फ 3 चैप्टर्स। नीचे वाले पार्ट में देखो आपको 5 चैप्टर दिखेंगे, सीक्वेंस सीरीज हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, इक्वेशंस हो गया, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, 5 चैप्टर्स, वेटेज सिर्फ 15 से 17 नंबर। मतलब 5 कवर करने के बावजूद वेटेज कितनी कवर हुई है? 15 से 17। ऊपर वाले 3 कवर करने की कितनी वेटेज होगी? 23 से 25। तो यहां पे जो आपका कंटेंट है वो मैटर करेगा। देखो स्ट्रैटेजी है, मीडियोकर्स और टॉपर्स में यही फर्क होता है स्ट्रैटेजी का। आप स्ट्रैटेजी बना के पढ़ोगे आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ोगे आप गड़बड़ कराओगे पेपर में। तो ये स्ट्रैटेजी है कि पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। अगर ऊपर वाले 3 चैप्टर भी कर लिए ना, ये लगा लो आपके 25 नंबर हो गए 40 में से, 24 लगा लो, छोड़ो 24 बाय 40 कितना हो गया? 6 बाय 10, 60% हो गया। चैप्टर सिर्फ 3 करे हैं 9 में से, चैप्टर सिर्फ 3 करे हैं, 1/3 करा है, 33.33% करके आपकी 60% कवरेज हो गई। सोच के देखो, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रायोरिटी डिसाइड करो वेटेज के हिसाब से, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं टिप नंबर 4 पे। ये टिप नंबर 4 जो है, ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है जिसको मैं बहुत अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। पेपर को 4 फेजेस में अटेम्प्ट करना है। तो फेज नंबर 1 क्या कहता है? फेज नंबर 1 में आपने रखना है 50 मिनट का समय, और उसमें देखो पेपर में ना क्वेश्चन बिखरे पड़े हैं। उसमें होंगे 60 क्वेश्चन बहुत आसान, 55 to 60 बहुत आसान सवाल। जैसे स्टार्ट थ्योरेटिकल है, उसमें आ गया कि ये इंडेक्स किसने दिया था, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने। आंसर आता है कार्ल पियर्सन, टिक करो, आगे निकलो, बस खत्म हो गया सवाल। ज्यादा सोचना नहीं वहां पे। ऐसे सवाल भी आएंगे पेपर में जो लेस कैलकुलेटिव है, ऐसे सवालों को हम इजी में कैटेगराइज करेंगे, और ये इजी वाले 60 क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे 55 to 60। इसके लिए हमने स्लॉट नंबर 1 या फेज नंबर 1 रखा है। फेज नंबर 1 में समय 50 मिनट, टारगेट 55 to 60 क्वेश्चंस का, ठीक है। फेज 2 में हम टारगेट करेंगे मॉडरेट सवालों को। मॉडरेट में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इजी वंस, और थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड होंगे, ठीक है, वो मॉडरेट 1 हो गए। उसमें से आप टारगेट रखो अपना 25-30 सवालों का, और इसमें भी हम अपना समय क्या डिसाइड करेंगे, इसमें भी अपना टारगेट रहेगा 50 मिनट का। 30-35 सवाल मॉडरेट वाले वो टारगेट में रखो, 30-35, ठीक है। पहले 55 to 60 इजी वंस हो गए, 30-35 अपने मॉडरेट हो गए, मोटे मोटे अपने 90 to 95 सवाल हो गए इन पहले 100 मिनट में। 50-50-100 मिनट हो गए, अभी भी 20 मिनट अपने पास पड़े हैं। फिर आता है फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 में हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट सवालों को टारगेट करेंगे जो ज्यादा कैलकुलेटिव है। अगले 15 मिनट में पहले 50, फिर 50, फिर 15, 115 मिनट हो गए, और अपने लगभग 95 to 98 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। फिर बचे अपने पास अभी भी टाइम अपना बचा है 5 मिनट का, वो बोनस है। जितना हो सके जो आपको दिख रहा है ये मेरी रीच में है, ये सवाल मेरी रीच में है, वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दो लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है जी। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सीखना पड़ेगा, हमें सीरियल वाइज नहीं चलना है। यहाँ पे भी इजी 1 छांटो, फेज 1 पे जाओ, मॉडरेट छांटो, फेज 2 पे जाओ, फिर डिफिकल्ट छांटो, फेज 3 पे जाओ, फिर बोनस में जो हाथ में आ रहा उठा लो, ठीक है। ये था अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। नेक्स्ट अगला है
नाम दिख रहा होगा, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, तुक्का टेक्निक है ना, क्या ये? देखो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, कोई सलाह नहीं दे रहा तुक्का मारने की, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टली। बट ये कुछ लोग ना मन चंचल होता है, पेपर में बहक जाते हैं। अगर आपको तुक्का मारने का ज्यादा ही मन कर रहा है, वो कैसे मारना वो बता रहा हूं मैं, कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बट अगर कुछ करने का मन भी कर रहा है कि हाँ एक आधा, कई बार क्या होता है पेपर में क्वेश्चन ना, ये लगता है ये मेरी रीच में है, रीच में है, थोड़ा सा रिस्क, देखो रिस्क ने कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर अनलिमिटेड रिस्क ले लिया फिर तो बर्बाद होना तय। रिस्क ऐसा लो जो कंट्रोल्ड हो। वो कंट्रोल रिस्क कैसे होएगा वो आपको मैं इस टेक्निक में बता देता हूं। सबसे पहले कोई क्वेश्चन आ गया, उसके रिलेटेड कंसेप्ट को ट्राई करो, कुछ याद आ रहा है, ये कोई कंसेप्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ मेमोराइज करने की कोशिश करो। फिर सोचो उसके बेसिस पे आप क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हो, कम से कम 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट करने की कोशिश करो। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद ना जो आपका सवाल है वो 50-50 रह जाएगा। क्वेश्चन जो बचेगा 50-50 रह गया। कहां 4 में से एक सही होना था, 1/4 25% है सही होने के। कहां 2 में से एक सही होना, 1/2 50% चांस आप सही होंगे। तो रिस्क कंट्रोल हो गया थोड़ा यहां पे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर में सवाल आ गया जीपी का, इन्फिनिट जीपी का। अब इन्फिनिट जीपी के क्या क्या याद आ रहा है सर? याद आ रहा है ये ना R<1 पे वैलिड होती है। चलो जी बहुत अच्छा। और लकीली पेपर में पूछा भी R था कि R की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी। क्वेश्चन में जो मर्जी है, एंड में तो R निकालना है। ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 1 से छोटा है, दूसरा 1 से छोटा है, तीसरा 1 से बड़ा है, चौथा 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि R 1 से छोटा हमने पढ़ा था इसका, तो सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए। अगर सी और डी कैंसिल हो गए, ए और बी बचा, ए और बी बचा मतलब 50% चांस है हम सही होंगे। कहां 4 में से तुक्का मारना है, ब्लाइंडली तुक्का नहीं मारना, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो चलो जी तुक्का, ठीक है। तुक्का मारना है ढंग से, कंट्रोल रिस्क होना चाहिए आपका वहां पे, ठीक है जी। चलिए इसके बाद ध्यान क्या रखना है, कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट। बहुत काम की बात है। कैसे? कई बार ना पेपर में जो हमने प्लान किया होता है उस हिसाब से चीजें वर्कआउट नहीं करती, ठीक है। जैसे सपोज आपने प्लान करा, मैं आप कई बार होता है कि पेपर में आप सीरियल वाइज लेके बैठ जाते हो, पहले पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा। एक बार ऐसा हुआ था एक अटेम्प्ट में कि पहले 10 क्वेश्चन बहुत ही औखे थे। पेपर में 10 क्वेश्चन औखे तो होने ही है। अब वो आपको नहीं ना पता कहां पे पढ़े, क्या पता पहले 10 औखे हो। बच्चे ने क्या सोचा, यार पेपर में पहले 10 क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं, पता नहीं मुझे कुछ आता भी है नहीं आता, डिमोरलाइज होके बैठ गए। पेपर में अगर पहले 10 औखे हैं वो सभी के लिए औखे हैं। अपना कॉन्फिडेंस वहां पे डाउन नहीं करना। कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो जो आता है वो भी नहीं होगा आपसे। कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट अप कर रखा आपने, ये सोच लो कि कोई ना 10 क्वेश्चन है, 10 तो आते ही हैं औखे, कोई ना आगे से औखे होंगे, आगे देख लेंगे, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार क्वेश्चन लग रहा औखा छोड़ दो वहीं पे, बाद में देखना, ठीक है। अपना जो मोरल है वो बूस्ट अप करके रखना है पेपर में। जितना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा उतना बेटर आपका रिजल्ट आएगा। इस चीज का खास हमें ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड विशेस टू यू, बेस्ट विशेस, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड गॉड। थैंक यू सो मच। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका और सब बातें जो मैंने आपसे डिस्कस करी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया प्लीज शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके फ्रेंड भी ये इंफॉर्मेशन का फायदा ले सके। थैंक यू सो मच। फिर और इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियोस में आपको जरूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।